तो दोस्तों, ज़िंदगी के इस रोड पर होगा इम्तिहान आपका हर मोड़ पर। ज़िंदगी के इस रोड पर होगा इम्तिहान आपका हर मोड़ पर। तकदीर मान के मत बैठ जाना उस मोड़ पर। तकदीर मान के मत बैठ जाना उस मोड़ पर, क्योंकि दोस्तों तकदीर बदल जाएगी अगले मोड़ पर, अगर नहीं मानोगे आप हार इस मोड़ पर। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम आज सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड सॉरी फॉर द डिले टुडे। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो इस वजह से आज लेक्चर लेट आ रहा है। तो चलिए जल्दी से आगे डिस्कस करते हैं और आज का पहला आर्टिकल देखते हैं कि आज का पहला आर्टिकल क्या बोल रहा है। तो आज का जो पहला आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट ई गोपाला ऐप, है ना। तो क्या है ये ऐप, किसने बनाई है, हम ये देखते हैं। तो ये बेसिकली नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने बनाई है ऐप, है ना। इस ऐप के थ्रू क्या करने वाले हैं, इस ऐप के थ्रू बेसिकली फार्मर्स को हम पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे डेयरी के रिगार्डिंग। उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो हम डेयरी सेक्टर में उसको इम्प्रूव करेंगे। इसमें आप कैसे कर सकते हो, जैसे जैसे बाइंग एंड सेलिंग होती है किसकी, जर्म प्लाज्म होते हैं ना, जैसे ब्रीड्स होती हैं उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी आपको। कोई गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है इससे रिलेटेड, जो डेयरी सेक्टर है उससे रिलेटेड कोई स्कीम आ रही है तो वो आपको पता चल जाएगी, है ना। तो इस टाइप से रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ये ऐप लॉन्च हुआ है ना। इसके बाद हम ये बात कर लेते हैं कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड क्या है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। नाम से ही पता चलेगा, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें सिंस डेयरी लिखा हुआ है ना, और मिनिस्ट्री भी वही होगी जिसमें डेयरी लिखा होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या करती है ये ऐसे प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ लॉन्च करती है जिससे फार्मर के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को स्ट्रेंथन किया जा सके और उनको नेशनल पॉलिसीज़ का सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। जैसे ई गोपाला ऐप का भी एक मकसद ये भी है पिलर में, कि हम जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं इस सेक्टर में, डेयरी सेक्टर में, उसका रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हम फार्मर्स तक पहुंचा पाएँ, है ना। तो इसलिए ये ऐप है ना। अब अगला आर्टिकल हम बात करते हैं अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। क्या है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल? ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। इसको चेयर कौन करते हैं, अपने फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं, ठीक है। क्या करती है ये, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंट्री में इम्प्रूव करने के लिए और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए है ना। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, ताकि ऐसा कुछ ना आ जाए कि इकॉनमी डाउन टर्न ले ले, है ना। जैसे कि मान लो जैसे कोई बैंक कोलैप्स हो गया है ना, येस बैंक जैसे कोलैप्स हो गया था, तो उसमें सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो जाके जितने भी जिनकी भी डिपॉजिट थी वो सारे जाके अपना पैसा निकालने लगे, है ना। तो उससे क्या होता है, उससे बैंक पूरा नीचे आ जाता है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड बैंक रन। जब रूमर्स की वजह से सब अपने जो डिपॉजिटर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं सब अपना पैसा निकालने लगते हैं, तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए, है ना, फाइनेंशियल सिस्टम को री करने के लिए, है ना, गवर्नमेंट में ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल है ना। रघुराम राजन कमेटी जो थी 2008 की, है ना, उन्होंने ये प्रपोज किया था कि ऐसी एक बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है। उसके बाद अगला देखते हैं, दैट इज़ अबाउट अकाउंट एग्रीगेटर्स, है ना। तो ये अकाउंट एग्रीगेटर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना, कंपनीज होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो बेसिकली बैंक्स जो होते हैं ना, बैंक्स जो होते हैं उनको डेटा प्रोवाइड करती है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जैसे आप किसी एनबीएफसी के साथ डील करते हो तो आपका कुछ डेटा होगा ना, आपका ये अकाउंट है, आप इतने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, ये सब कर रहे हो, आपका क्रेडिट प्रोफाइल ये है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन बैंक्स और बाकी बॉडीज़ जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं उनके साथ ये शेयर करती है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। इट वॉज क्रिएटेड थ्रू एन इंटर रेगुलेटरी डिसीजन बाय द आरबीआई, है ना, एंड अदर रेगुलेटर्स, जो बाकी जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, जैसे सेबी हो गया सिक्योरिटीज़ के लिए, आईआरडीए हो गया, है ना, इंश्योरेंस के लिए पीएफआरडीए हो गया, पेंशन के लिए, थ्रू एन इनिशिएटिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और पीएलआई स्कीम के बारे में बात करते हैं, है ना, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, है ना। पहले ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए आई थी, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते होगे तो, है ना, हमको पता है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए आई थी, जिसमें ये बोला गया था कि सरकार जो है वो आपको इंसेंटिव देगी फॉर इंक्रीमेंटल सेल्स, है ना, इंसेंटिव देगी फॉर इंक्रीमेंटल सेल्स अबाउट 4 to 5%, अगर आप इंसेंटिव आपको मिल जाएगा अगर आप इंक्रीमेंटल सेल्स करते हो ईयर ऑन ईयर। मतलब ईयर ऑन ईयर अगर आप
इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का, मेक इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का सेल करते हो तो 4 to 5% आपको इंसेंटिव मिलेगा जितना आपने इंक्रीमेंट किया उसके ऊपर, है ना। तो अब सिमिलर स्कीम जो है वो टेक्सटाइल्स के लिए लॉन्च हो गई है ताकि हम इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर पाएँ, है ना। किस सेक्टर में? ऑब्वियसली टेक्सटाइल सेक्टर में, है ना। और जैसे हमारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैन मेड फाइबर्स हो गए, गारमेंट्स हो गए, है ना, टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल्स हो गए, जो हम बहुत बात करते रहते हैं। हम सरकार का मोटिव भी है कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स को के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को हमको बढ़ाना है ना। टेक्निकल टेक्सटाइल्स में बेसिकली वो सब आ जाते हैं, जैसे पीपीई किट्स हो गई, है ना, रबर ग्लव्स हो गए, है ना, जो आप ओवन में यूज़ करते हो, जो अपनी बेसिकली टेक्निकल प्रॉपर्टीज़ के लिए होते हैं ना, वो उनको हम बोलते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स। जो दिखने के पर्पज़ से नहीं पहने जाते हैं, जो पैराशूट हो गया है ना, दिस इज़ अ टेक्निकल टेक्सटाइल, तो उसमें कुछ फाइबर यूज़ होता होगा ना। उसका मेन मकसद क्या है कि भाई वो फटे नहीं जब वहाँ ऊपर से आप गिर रहे हो, है ना। तो सॉरी, तो उनके लिए ये स्कीम है ना। 5 साल का ड्यूरेशन है ना, टू मेक इंडियन टेक्सटाइल्स मोर कॉम्पिटेटिव इन इंटरनेशनल मार्केट्स, है ना, ताकि हम उसका एक्सपोर्ट बढ़ा पाएँ, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल बात करते हैं अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो 23 क्रॉप्स के लिए आइडेंटिफाई करती है, इंक्लूडिंग खरीफ एंड रबी, है ना। कौन बेसिकली ये अनाउंस करता है? CCEA करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, और इसके रिकमेंडेशन कौन देता है? CACP, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, ठीक है। तो ये रिकमेंड करती है, ये फाइनली डिसाइड करती है, ठीक है। एग्जीक्यूशन बॉडी फाइनल किसके पास है? अथॉरिटी CCEA के पास, ठीक है। तो अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसने अप्रूव कर दिया है MSP किसके लिए? रबी क्रॉप्स के लिए, फॉर द रबी मार्केटिंग सीजन ऑफ 2022-23, है ना। 23 क्रॉप्स हैं इसमें इंक्लूडेड। आपका होमवर्क ये है ना, और आपको कमेंट करके भी मेरे को बताना है कि ये जो 23 क्रॉप्स हैं, है ना, उनमें से ये 23 क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार ऐसे ही UPSC ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया था जिसमें कॉटन था, है ना। तो सॉरी, कॉटन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। तो उस वो एक क्वेश्चन था जो ऑलरेडी आ गया, तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये 23 जो क्रॉप्स हैं उसको हम एक बार याद कर लें। उसमें कुछ समझाने वाला था नहीं, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। उसको आप एक बार जाके और नीचे कमेंट करना कि कौन सी 23 क्रॉप्स हैं, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं MSP को? तो हम ये इंश्योर करते हैं कि जितना भी उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, उस पर 50% प्रॉफिट उसको मिले, है ना। तो जो कैलकुलेशन है दैट इज़ 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। तो जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 1.5 टाइम्स हम कर देते हैं, फिर वो एज अ MSP निकलता है ना, और सरकार ये इतना ही पैसा उनको देती है, ठीक है। MSP जो है वो साल में 2 बार फिक्स होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP, है ना। फैक्टर्स कौन कौन से कंसिडर करती है CACP? बेसिकली CACP उसका पूरा वो निकालती है कि हम कॉस्ट कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। तो कौन कौन से फैक्टर्स CACP लेती है इन अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द प्राइजेस? तो पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। दूसरा है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्राइजेस, कंट्री के अंदर कितना प्राइस चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में उस पर्टिकुलर क्रॉप का कितना प्राइस चल रहा है ना, वो सब देखती है। डिमांड सप्लाई कैसी है ना। आपने देखा होगा प्याज के कभी कभार दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज होर्डिंग हो जाती है, तो क्या होता है उससे डिमांड जो है वो शूटअप हो जाती है, बल्कि सॉरी, डिमांड उतनी ही रहती है बट सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसे डिस्ट्रप्शंस होते रहते हैं, है ना। तो डिमांड सप्लाई कंडीशन को देखती है, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी को देखती है, ठीक है, एंड द टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स, है ना। तो इन सबको देखती है, ठीक है। ये आपको याद करने हैं सारे, ठीक है ना, कि कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। उसके बाद अगला आर्टिकल इज़ अबाउट मैं भी डिजिटल 3.0, ठीक है। तो जो मैं भी डिजिटल 3.3 है, दैट इज़ बाय किसने लॉन्च किया है? बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये क्या करेगा बेसिकली? ये PM स्वनिधि जो हमारी स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, इस स्कीम में बेसिकली जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको डिजिटली ट्रेन करना, है ना, उनको डिजिटल ऑनबोर्ड लाना। जैसे आपने देखा होगा कि जो ठेले पे सेब वगैरह बेचते रहते हैं ना, तो उनके पास पहले ये फ़ोन पे वगैरह ये सब नहीं हुआ करता था। आजकल आप मार्केट में जाओगे तो उनके पास होता है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड डिजिटल ऑनबोर्डिंग, कि उनको डिजिटल सिस्टम में हमको इंक्लूड करना है। इसको आप बोल सकते हो डिजिटल इंक्लूजन, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है ना, वैसे डिजिटल इंक्लूजन बोल सकते हो उसको, है ना। नया टर्म है डिजिटल इंक्लूजन, आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो बस ये इसका काम यही है, डिजिटल ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। ये काम ये करेगा, ये इसी के मकसद है, ये सॉरी कैंपेन का मकसद यही है, ठीक है। उसके बाद PM स्वनिधि की स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं, क्या है ये? तो इट इज़ लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की ये
ने ये लॉन्च किया था। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बेसिकली जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको हम पैसे देंगे 10,000 रुपये, है ना, और हम बोलेंगे कि आप 10,000 रुपये से अपना धंधा बढ़ाओ, ठीक है, आप अपना बिजनेस बढ़ाओ, ठीक है। तो उस ऐसा है कि ये फ्री में नहीं है, आपको रीपेमेंट करना होगा, बट अगर आप रेगुलर पेमेंट करते हो तो सरकार इस पर 7% इंटरेस्ट सब्सिडी आपको दे देगी, है ना। 7% आपका जो इंटरेस्ट है वो माफ़ हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही सस्ते में ही आपको मिल जाएगा अगर आप रेगुलर मंथली पेमेंट्स करते हो तो, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कोई भी कोलैटरल नहीं है, मतलब 10,000 रुपये दे रही है बिना कोई गिरवी रखे हुए चीज़, है ना। बैंक में आप जाओगे पैसे लेने तो आपको कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है उतनी ही वैल्यू की, है ना, बट यहाँ पे नहीं रखनी पड़ रही है, ठीक है। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, सिडबी, है ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ये आपको याद रखना है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम के बारे में बात करते हैं। क्या है ये ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम, तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च करी थी 2019 में, है ना। इसका मकसद ये है कि हम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, है ना, उसके एक्सपोर्ट को हम बेसिकली बढ़ा पाएँ। कैसे बढ़ाएंगे हम उसके एक्सपोर्ट को, जो लॉजिस्टिक्स होता है ना, जो एक्सपोर्ट का लॉजिस्टिक्स होता है ना, फ्राइट जिसको बोलते हैं, मतलब लॉजिस्टिक्स में क्या आता है, आप सामान अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजोगे, है ना, तो या तो आप इसके शिप के थ्रू भेजोगे, है ना, या तो आप शिप के थ्रू भेजोगे, या तो दूसरा आप प्लेन के थ्रू भेजोगे, है ना, या तो आप प्लेन के थ्रू भेजोगे, ठीक है। प्लेन बना देते हैं इधर, हाँ, चलो छोटा बन नहीं रहा, तो प्लेन प्लेन के थ्रू भेजोगे, है ना। तो इन दोनों में ये दोनों इसमें कवर्ड हैं बेसिकली, है ना। तो उसमें बेसिकली इनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, है ना। इससे क्या होगा, इससे हमारा एक्सपोर्ट बूस्टअप होगा, ठीक है। इट विल हेल्प मिटिगेट द डिसएडवांटेज ऑफ हायर फ्राइट कॉस्ट फेस बाय द इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, है ना। तो ये दोनों, इसमें दोनों एयर और सी रूट्स कवर्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और रिवाइज ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग असिस्टेंस, सॉरी, रिवाइज ट्रांसपोर्ट, अब इसी में ही जो हमने ये हमने डिस्कस किया ना, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम, इसमें एक रिवाइज वर्जन आया है जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया है ना। तो पहले डेयरी प्रोडक्ट्स इसमें इंक्लूड नहीं थे, अब डेयरी प्रोडक्ट्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है ना। और जो कितना असिस्टेंस मिलेगा, 50% जो सी के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं उनको मिलेगा, है ना, और 100% जो एयर के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं उनको असिस्टेंस मिलेगा। इसमें सब्सिडाइज कर रही है बेसिकली सरकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और उड़ान स्कीम के बारे में बात करते हैं। उड़ान स्कीम में उड़े देश का आम नागरिक, है ना। उड़े देश का आम नागरिक, हमें क्या पता चल रहा है उड़े देश का आम नागरिक से, कि भाई आम जनता जो है, जो नॉर्मल जनता है, वो भी फ्लाइट में सफ़र कर पाए। पहले क्या होता था पुराने ज़माने में, जो फ्लाइट्स के थ्रू ट्रैवल करते थे, अभी भी होता है क्या पुराने ज़माने में, क्या अभी भी होता है, फ्लाइट्स के थ्रू जो ट्रैवल करते थे वो जनरली हाई क्लास माने जाते हैं ना, उनके पास पैसा वैसा होना चाहिए काफ़ी, है ना। 4,000 5,000 की टिकट आती है, कौन नॉर्मल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग नहीं देते इसको, है ना। दे प्रेफर टू गो बाय ट्रेन, है ना, अनटिल अनलेस आप मतलब अच्छे इनकम ब्रैकेट में नहीं आते हो। तो उन लोगों को भी ये देने के लिए ये स्कीम है आई थी, है ना। मोदी जी ने स्कीम लॉन्च करी थी। तो इसमें बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि 2,500 रुपये में 2,500 रुपये में हम 2,500 रुपये में 1 घंटे की जो जर्नी वाली फ़्लाइट है उसको हम 2,500 रुपये में दे देंगे, है ना। तो अब ये तो बेसिकली उनके लिए लॉस है ना, जो ऑपरेट कर रही है, जैसे इंडिगो एयरलाइंस और ये सब, इंडिगो जो है इनके लिए लॉस है। तो इनको सब सरकार सब्सिडाइज़ करेगी, पार्टली सब्सिडाइज़ करेगी, और पार्टली जो है उन एयरपोर्ट्स पे क्या बोलते हैं, बढ़ा दिया जाएगा रेट, जो बहुत ही हाई ट्रैफिक है, जैसे मुंबई है ना। तो मुंबई में हो सकता है कि आपकी टिकट कर दी गई 5,000 रुपये, है ना, ताकि जो मुंबई, अब मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल टाइप है ना, तो वहाँ पे जो लोग आते हैं उनके पास बहुत पैसा है ना, तो वो दे वोंट माइंड स्पेंडिंग 1,000 मोर। सो इन जनरल दे आर व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर सब्सिडाइजिंग दिस 2,500 बाय देमसेल्व्स एंड ऑल्सो बाय इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑन दीज रूट्स, है ना। और फिर इसमें बाकी एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं, पूरा कनेक्टिविटी करने की बात हो रही है ना। स्कीम इज एम्ड एट इनहांसिंग कनेक्टिविटी टू रिमोट रीजनल एरियाज ऑफ द कंट्री एंड मेकिंग एयर ट्रेवल अफोर्डेबल, ठीक है। अब इसको फंड कौन कर रहा है, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसको फंड करनी है, ठीक है। तो हाफ ऑफ द सीट जो है उड़ान फ्लाइट्स में वो सब्सिडाइज होती हैं बाय गवर्नमेंट, है ना। जैसे EWS का कोटा रख दिया ना, वैसे ही अब फ्लाइट्स में भी जो सीट्स हैं वो सब्सिडाइज होंगी आधी, ठीक है। एंड द पार्टिसिपेटिंग कैरियर, जो फ्लाइट प्रोवाइडर्स हैं, जैसे स्पाइस जेट हो गया, इंडिगो हो गया, है ना, उनको वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाती है ना। और जो कि शेयर होता है अमाउंट सेंटर और स्टेट से। तो बेसिकली मान लो वो फ्लाइट की टिकट 4,000 रुपये की है ना, अब गवर्नमेंट ने बोला कि हम 2,500 में देंगे, है ना। तो ये जो 1,500 रुपये है, ये जो गैप आ रहा है इन दोनों के बीच में, है ना, इसको फंड कौन करेगा, इसको फंड सेंटर और स्टेट मिलकर करेंगे, ठीक है। तो जैसे उड़ान, अब उड़ान ये जो है वो 10 साल के लिए चलेगी, सॉरी। उड़ान 4.0 आया है, ये कब लॉन्च हुआ, 2019 में लॉन्च हुआ।
इसमें स्पेशल क्या है, ये उड़ान में जब ये था तो अब उड़ान ऑलरेडी स्कीम थी तो 4.0 में क्या है, इसमें हम बेसिकली नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज़ पे कंसनट्रेट करेंगे और जो आइलैंड्स है ना हमारे उनको हम स्पेशल फोकस रखेंगे, ठीक है। तो एक मिनट एयरपोर्ट्स दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डेवलप्ड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आर गिवन हायर प्रायोरिटी फॉर द अवार्ड ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो जो ऑलरेडी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बना लिए हैं एयरपोर्ट्स, उनको ज़्यादा बेसिकली मिलेगा इंसेंटिव, ठीक है। द ऑपरेशन ऑफ हेलीकॉप्टर्स एंड सी प्लेन इज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड, है ना। तो जो एरोड्रोम्स होते हैं, है ना, जो सी पे लैंड करते हैं, ठीक है, उनको भी इसमें कवर किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और T+1 सेटलमेंट की बात करते हैं। व्हाट इज़ टी और व्हाट इज़ +1, ठीक है। तो टी मतलब जब आपने ट्रेड किया, जब आपने ट्रांजैक्शन किया, दैट इज़ टी, ठीक है। तो मान लो अगर आप में से कोई शेयर्स खरीदता बेचता होगा, तो जैसे मान लो आज टुडे लेट्स से इज 8th ऑफ दिसंबर, है ना। तो मैंने आज एक शेयर बेचा, है ना, ऑल्दो इट्स सैटरडे तो मार्केट्स आर क्लोज, बट ऐसी हाइपोथेटिकल आप मान लो कि आज 8 दिसंबर है ना, और मैंने शेयर कोई बेचा, ठीक है। तो अब जब मैंने शेयर बेचा तो उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, जो भी अमाउंट होगा, है ना, तो वो मेरे को अपने अकाउंट में कब तक मिलेगा, ठीक है। तो क्या होता है अभी एट प्रेजेंट T+2 डेज में होता है ना। T+2 मतलब अगर मैंने 8th को बेचा तो 9th और 10th तक मेरे ब्रोकर के अकाउंट में आ जाएगा वो, है ना। मेरा ब्रोकर मेरे अकाउंट में मेरा ब्रोकर जो है उसके अकाउंट में ही आ जाएगा। और मेरे अकाउंट में कब रिफ्लेक्ट होगा, मेरे अकाउंट में फिर ये 2 दिन बाद, मतलब ये 2 दिन चले गए, इसके बाद 11th को मेरे अकाउंट में ये पैसा रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो अभी इसको +1 बना दिया गया है ना। तो अब एक ही दिन में हो जाएगा, ये जो एक दिन एक्स्ट्रा था वो रिड्यूस होकर एक दिन, मतलब एक दिन कम हो जाएगा, है ना। और ऐसा भी सिंस इतना ज़्यादा फिनटेक और डिजिटलाइजेशन ब्लॉकचेन इतना सब चल रहा है, तो सेबी अभी तो चाहता है कि तुरंत का तुरंत हो जाए, है ना। मतलब अभी +1 भी क्यों लग रहा है ना, A+1 डे क्यों लग रहा है, हमारा जो है वो उसी का, जब आपने बेचा उसी टाइम आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करे, है ना। अभी नहीं रिफ्लेक्ट करता है, अभी आपका कुछ अमाउंट जो है वो 75% शायद रिफ्लेक्ट करता है, 25% जो है वो अमाउंट ब्लॉक्ड रहता है ना, वो सेटलमेंट नहीं होता है। और वो भी ऐसा नहीं कि आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, वो भी ऐसा कि आप बस उससे और शेयर्स और वो खरीद सकते हो, बट जो पूरा अमाउंट है वो T+2 के सेटलमेंट में होता है ना। अब इससे बेनिफिट्स क्या होंगे कि भाई जल्दी अगर सेटलमेंट होगा तो उससे बेनिफिट्स क्या है। एक तो देखो फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा हो जाएगा, है ना। आपका तुरंत तुरंत पैसा आ रहा है, कैपिटल जो है वो ब्लॉक नहीं होगा। आप अब जैसे 2 दिन तक मेरे पास पैसा नहीं आया तो मेरे पास मैं एक मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता उन 2 दिनों में, है ना। तो इससे क्या होगा, मतलब अब मैं मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा हूँ तो शेयर मार्केट धीरे चलेगा, कंपनीज को पैसा कम मिलेगा, है ना। तो इकॉनमी हो सकता है और थोड़ी कम ग्रो करे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जब तुरंत का तुरंत सेटलमेंट होगा तो उससे कैपिटल कम अनब्लॉक होगा और इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा बेसिकली इन्वेस्टर्स का, है ना। तो ये ये बेनिफिट है, एक है इसका, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो इसको 1 अक्टूबर 2018 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर सेक्शन 132 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। चेयरपर्सन जो है वो उसका सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये क्या करता है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो ये बेसिकली आपके जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पॉलिसीज़ हैं, है ना, उनके स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करता है एंड स्टैंडर्ड्स टू बी अडॉप्टेड बाय द कंपनीज, है ना, उनको ये एनफोर्स करता है और क्वालिटी ऑफ सर्विस को ये एसेस करता है ना। तो ये बेसिकली कंपनीज़ को देखता भी है कि भाई कौन सी कंपनी फॉलो नहीं कर रही है ना। कोई भी लिस्टेड कंपनी है और या फिर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसको ये एनफोर्स करने के लिए प्रेशराइज करते हैं बेसिकली। वो बोलते हैं कंप्लाइंस इशू है, मतलब कंप्लाइंस इंश्योर करते हैं कि ये ऑडिटिंग पॉलिसीज़ और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंप्लाई किया जाए, है ना। उसके बाद अगला क्या है, स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स इज बेसिकली अ क्रिप्टो करेंसी, है ना। एक टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी है जो जिसका जो लिंक है वो गवर्नमेंट जितनी भी बैक्ड करेंसीज होती है ना, जैसे रुपए हो गया, डॉलर हो गया, है ना, यूरो हो गया, तो इनसे लिंक्ड होती है ये, है ना। जैसे हमने डेरिवेटिव्स का बात किया था कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या होता है, उनका वैल्यू जो होता है वो कोई अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट से डिराइव होता है ना। तो वैसे ही उसी टाइप का आप समझ लो स्टेबल कॉइन्स, जिनका जो जो बेसिकली इन करेंसीज पे ये लिंक्ड होती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि अब जैसे इट यूजेस डॉलर एज देयर बेंचमार्क एसेट, है ना, एंड ऑल्सो पेग टू अदर फ्लैट करेंसीज, है ना, बाय द गवर्नमेंट जैसे एज यूरो एंड येन, है ना। तो यूरो हो गया, येन हो गया, डॉलर हो गया, इस टाइप से सारी करेंसीज से ये लिंक रहता है ना। तो इससे क्या होता है कि इसका फ्लक्चुएशन कम होता है ना। पहला ऐसा कौन सा स्टेबल कॉइन था, दैट वाज तीथर, है ना, तीथर कॉइन जो 2014 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आईआईपी के बारे में बात करते हैं, दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या है ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो
तो ये बेसिकली एक इंडिकेटर होता है कि भाई जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसे प्रोग्रेस कर रही है, उनका ग्रोथ कैसा है, ठीक है। दैट मेजर्स द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका कैसे वॉल्यूम ग्रो हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये उसका ये इंडेक्स है, ठीक है। कौन कंपाइल करता है? एनएसओ कंपाइल करता है। किसके अंदर आता है? एनएसओ मॉस्पी के अंदर, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये आता है ना। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये कब कितनी फ्रीक्वेंसी पे होता है पब्लिश, तो इट इज़ पब्लिश मंथली, है ना। तो इसको हम मंथली पब्लिश करते हैं। इसका बेस ईयर क्या है? इसका बेस ईयर है 2011-2012, ठीक है। इट मेजर्स द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री ग्रुप्स क्लासिफाइड अंडर ब्रॉड सेक्टर्स, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे सेक्टर्स बेसिकली इसमें हैं जिस पे ये मेजर करता है। और अगला मेजर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके बारे में ये है कि जो हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, 8 कोर इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस इंडेक्स का 40.27% कॉन्स्टिट्यूट करती है ना। तो ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं यही मेजॉरिटी ऑफ आईआईपी जो है उसको कंट्रोल करती हैं, और इनमें अगर कोई फ्लक्चुएशन आता है तो पूरा आईआईपी फ्लक्चुएट होता है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसका हमको ऑर्डर याद रखना है कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है इसमें, है ना। तो सबसे पहले आता है रिफाइनरी, है ना, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसके बाद आता है स्टील, ठीक है, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, फिर आता है कोल, है ना, फिर आता है क्रूड, ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेचुरल गैस, ठीक है, उसके बाद आता है सीमेंट, और उसके बाद आता है फर्टिलाइज़र, ठीक है। तो ये जो आपको ऑर्डर है वो याद रखना है कि सबसे पहले आता है कौन सा? रिफाइनरी। सबसे ज़्यादा वेटेज किसका? रिफाइनरी का, फिर इलेक्ट्रिसिटी का है, फिर स्टील का है, फिर कोल का है, फिर क्रूड ऑयल का है, फिर नेचुरल गैस का है, फिर सीमेंट का है, और फिर फर्टिलाइजर्स का है, ठीक है। तो ये आपको सब याद रखना है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और रेल कौशल विकास योजना के बारे में बात करते हैं। तो ये एक योजना है किसके अंडर? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर। नाम में ही दिख रहा है कि रेल कौशल विकास है, तो मतलब रेलवे सेक्टर में हम जो रेलवेज़ के पर्सनल हैं उनका हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे, है ना। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, जहाँ पे हम ट्रेनिंग देंगे यूथ को विद अ स्पेशल फोकस ऑन जॉब्स दैट आर रिलेवेंट टू द रेलवेज। तो रेलवेज में जॉब पाने के लिए हम इसमें यूथ को ट्रेन करेंगे। कौन कौन एलिजिबल है इसमें? इसमें कैंडिडेट जो ऐसे हैं जिन्होंने 10th पास किया हुआ है ना, और 18 से 35 साल की एज में है, दे शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। ये किसने रिलीज़ की है? बस यही इंपॉर्टेंट है। वीपो ने रिलीज़ करी है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसने रिलीज़ करी है। इसमें 80 इंडिकेटर होते हैं, है ना, जो कि हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है ना, फिर स्वीडन आता है, फिर यूएस आता है, फिर यूके आता है, फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया आता है। उसके बाद इंडिया के रैंक की अगर हम बात करें तो इट इज़ रैंक एट 46। पिछले साल इनका जो रैंक था वो 48 था, तो 2 रैंक इनका इम्प्रूव हुआ इनोवेशन में, ठीक है। उसके बाद अगले अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ खवाड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, है ना। तो ये क्या है? ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है। कहाँ इसको इस्टेब्लिश किया गया है? गुजरात के कच्छ रीजन में अलॉन्ग द इंडो पाक बॉर्डर एट खावड़ा, ठीक है। तो खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क क्या है? आपको याद रखना है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है। कहाँ है? गुजरात के कच्छ रीजन में है, इंडो पाक बॉर्डर के पास, ठीक है। 30 गीगावाट की क्लीन एनर्जी जनरेट करता है, दैट इंक्लूड्स द हाइब्रिड एनर्जी, सोलर और विंड एनर्जी, है ना। तो सोलर और विंड मिला के भी ये जनरेट करता है ना, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड वर्जन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट स्पिन स्कीम, है ना। तो स्पिन क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, है ना, स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, ठीक है। जो स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल, आई एन इज फॉर इंडिया। आप सोचोगे एन तो आया नहीं, इसमें आई से इंडिया आ गया, तो आई से इंडिया नहीं आया, आई एन से इंडिया आया, है ना। स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, है ना। तो ये लॉन्च किसने किया है? KVIC, जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, जो कि किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर आती है ये, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंदर आती है। और ये क्या करती है? ये पॉटर्स जो होते हैं ना, जो घड़ा बनाते हैं और जो मिट्टी घड़े बनाते हैं उस टाइप, वो उनको बोलते हैं पॉटर्स। तो उनको ये लो इंटरेस्ट बैंक लोन्स प्रोवाइड करती है ना। अलाइन विद द प्राइम मिनिस्टर्स कमिटमेंट ऑफ जॉब टू एवरी हैंड, है ना, हर हर हाथ में जॉब होनी चाहिए, हर सबको सबको कोई ना कोई काम मिलना चाहिए, है ना। ये कोई सब्सिडीज़ में प्रोवाइड नहीं होती है ना, लोन इसमें मिल जाएगा अंडर प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना, है ना। तो आपको जाके जो प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना है उसको एक बार स्टडी करना है कि कितना पैसा मिलता है। ऐसे है कुछ 50, फिर 50 से 1 लाख, फिर 1 लाख से 10 लाख, है ना, शिशु किशोर और ऐसा कुछ है ना। इस टाइप से आप जाके देख लेना, है ना, शिशु किशोर और उसके ऊपर वाला, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूँ, ये ना पिछले आई गेस इकॉनमी का जब हम पिछले महीने का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पेमेंट बैंक्स जो हैं वो 1 लाख का डिमांड डिपॉजिट लेते हैं, है ना।
तो इसको प्लीज़ आप करेक्ट कर लेना, क्योंकि ये 1 लाख नहीं करते हैं, अब ये बेसिकली 2 लाख हो गया है ना। तो 2 लाख का अब ये एक्सेप्ट करते हैं डिमांड डिपॉजिट, है ना। तो ये चेंज था, है ना। ये शायद इसी साल अप्रैल में ही हुआ है ना, 2021 में इसको बढ़ा के किया गया था, है ना। तो आई गेस ये थोड़ा मैंने शायद गलत बोल दिया था। तो ये आप याद रखना कि जो पेमेंट्स बैंक है वो आप 2 लाख तक डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्रेडिट अभी भी वो नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है ना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, उसने इन्वेस्ट इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके ये पोर्टल लॉन्च, जो पोर्टल है वो बना रहे हैं ये लोग। क्या नाम है? सिंगल विंडो सिस्टम। अब नाम से देखो क्या है ये, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, ठीक है। तो हम थोड़ा देखते हैं कि एक ही विंडो होगा, मतलब सिंगल विंडो मतलब पहले बहुत सारे विंडोज़ होते होंगे, है ना। तो विंडो किस चीज़ में होता है? आप देखो कि जब आप पोस्ट ऑफिस जाते हो, है ना, तो बहुत सारे विंडोज़ दिखते हैं ना। तो अब मैं कल को आपसे बोलूँ कि ये सारे विंडो किसी एक विंडो में ही आ जाएंगे, है ना। ये सारे काम एक ही विंडो से हो जाएगा, है ना। तो दैट वही ऐसे ही लॉजिक से समझ में आ रहा है। तो वैसा ही है, इसमें क्या है कि जो बिजनेसेस होते हैं, जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो उसको बहुत सारे कंप्लाइंस के थ्रू कंप्लाई करना पड़ता है। जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना, आपके पास लोकल लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए, शॉप, अगर आप शॉप इस्टेब्लिश कर रहे हो तो शॉप इस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, है ना। फायर, अगर आपके वहाँ कोई कुछ कुक करते हो, अगर कुछ बनाते हो खाने का, तो फायर सेफ्टी हैज़ार्ड वाला आपको लेना पड़ता है, फसाई से लाइसेंस लेना पड़ता है ना। तो ये सारे अलग 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 तरीक़ों से आपको ये लाइसेंस लेना पड़ता है। तो बिज़नेस, ताकि मतलब ईज़ी हो पाए, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इसको हम बोलते हैं, है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो सारे डिफरेंट डिफरेंट विंडोज़ के थ्रू जो ये कंप्लायंस मिलता था, अब वो सिर्फ सिंगल पोर्टल के थ्रू आपको मिल जाएगा, है ना। तो आपको कहीं नहीं जाना है, बस एक जगह एक पोर्टल पे जाना है, वहाँ से आपको सारे कंप्लायंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या, ये सिर्फ सेंटर के लिए, अब सेंटर के लिए अलग होता है उद्योग रजिस्ट्रेशन, है ना। और स्टेट के लाइसेंसेज अलग होते हैं, स्टेट का लाइसेंस अलग होता है। तो ये सारे मतलब एक ही पोर्टल मिलेंगे, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंटर हो, ठीक है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है किसके लिए? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस के लिए, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं मेडिकल डिवाइस पार्क स्कीम के बारे में। ये किसकी स्कीम है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की, है ना। मेडिसिन से रिलेटेड है ना, केमिकल से रिलेटेड है। तो यही एक इकलौती मिनिस्ट्री बचती है जो इसमें आ पाएगी, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमको बढ़ाने की बात की गई है ना। तो इट विल प्रोवाइड ईजी एक्सेस टू स्टैंडर्ड टेस्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ एंड ऑल्सो रिड्यूस मेडिकल डिवाइस प्रोडक्शन कॉस्ट। तो जो मेडिकल डिवाइस की प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में ही मेडिकल डिवाइसेस बन पाए, हम इम्पोर्ट ना करें। आपको पता होगा कि आप अभी जो हम एपीआई है वो हम चाइना से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं ना। तो इसका डिपेंडेंस रिड्यूस करने के लिए जो है इस टाइप की स्कीम्स हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। एंड इम्प्रूव द मेडिकल डिवाइस अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी इन इंडिया, ठीक है। सेंटर जो है उसने ग्रांट किया है इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द पार्क्स इन हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पार्क्स बेसिकली इसमें आने वाले हैं, समझ में आ रहा है। उसके बाद CIPS एक्सीलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड्स 2021 की बात करते हैं, जिसको जेम ने जीता है। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन अवार्ड देता है, बट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जेम क्या है। जो जेम इज़ बेसिकली आर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, है ना। ई मार्केट प्लेस मतलब आपको फिजिकल नहीं जाना है ना, आपको ऑनलाइन मार्केट है बेसिकली, है ना। तो ये गवर्नमेंट ने इसलिए लाया है ताकि जो हमारे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं जो आ रहे हैं उनको हम मतलब बेसिकली रोज़गार दे पाएँ कुल मिला के। तो इसमें होता क्या है ना, पोर्टल में अब ये बेसिकली गवर्नमेंट के लिए जो है वो मैंडेटरी कर दिया है। जितनी भी सेंट्रल PSUs हैं, स्टेट PSUs हैं, उन सबको अपना रिक्वायरमेंट जेम पे देना पड़ता है। तो अगर आप कभी जेम खोलोगे तो आपको दिखेगा कि जितने भी टेंडर्स फ्लोट होते हैं गवर्नमेंट के, वो सारे यहीं पे ही होते हैं, जेम मार्केट प्लेस पे। एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम, है ना। ऐसा नहीं कि ये वॉलंटरी है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम, ठीक है। दे हैव टू परचेस दे हैव टू फ्लोट टेंडर्स हेयर ओनली। तो यहाँ पे बेसिकली क्या, गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग होती है ना। तो जैसे मान लो मैं कोई चीज़ प्रोवाइड करता हूँ, लेट्स से मैं जो है पेंसिल प्रोवाइड करता हूँ, है ना। अब किसी ऑफिस में पेंसिल लगता होगा, है ना, कोई स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में पेंसिल लगता होगा, तो वो मैं यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करूँगा जेम में, है ना। और वो उसके ऊपर एक कंपल्शन है, किसके ऊपर? सेंट्रल PSU के ऊपर। वो जो पेंसिल प्रोक्योरमेंट है वो यहीं से करेगा, है ना। तो ये जो है ये है जेम, ठीक है। 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है ना। इसके अंदर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी कंपनीज ऐड कर किसके अंदर आती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, है ना। तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और ये मैंडेटरी है CPSEs के लिए कि वो गुड्स एंड सर्विसेज यहीं से प्रोक्योर करें, समझ में आ गया।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं और पेटेंट्स अमेंडमेंट रूल्स 2021 के बारे में बात करते हैं। तो पेटेंट क्या होता है, व्हाट इज़ अ पेटेंट? तो पेटेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो एक इन्वेंशन के लिए मिलती है। एक कोई आपने नया इन्वेंशन कर दिया है ना, मान लो मैंने कोई एक ऐसा लेट्स से मैंने कोई एक ऐसा डिवाइस बनाया जो क्या करता है, जो बेसिकली आपका जो नलका है, ये तो मैंने सोचा भी था, खैर हम अपने बीटेक के प्रोजेक्ट में ही सोचते थे। तो जैसे होता है ना, नलका, नलके से पानी आता है ना, तो नलके से पानी आता है, तो ऐसा कुछ डिवाइस मैंने बना दिया जो इस नलके से जो पानी निकल रहा है उसके फ्लो को हार्नेस करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए। और इस इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है वो डायरेक्टली कहाँ पे जाए, एक सेंट्रल, मतलब घर का एक सेंट्रल ग्रिड हो जहाँ पे वो एनर्जी स्टोर हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये एक इन्वर्टर को चार्ज करने में यूज़ हो सकती है ना। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, जो हम डिस्कॉम से लेते हैं, वो हमारा डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो ये फार फेच प्रोजेक्ट है, क्योंकि अभी वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं आई है, आपको सारे वायर्स घर में लगाने पड़ेंगे जो ग्रिड से जाके कनेक्ट हो रहे होंगे, दैट इज़ क्लमजी, कोई करेगा नहीं, है ना। तो और कितनी एनर्जी इसमें इसके थ्रू जनरेट हो रही है, दैट वी ऑल्सो डोंट नो, है ना, कि कितनी मतलब एक्चुअली रिलायबल एनर्जी और काफ़ी सिग्निफिकेंट एनर्जी जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो दैट वील हैव टू एक्सप्लोर। बट आप समझिए कि ऐसी अगर मैंने कोई डिवाइस बनाई जो आज तक ऐसी नहीं बनी है ना, तो ये क्या होगा, ये मैं इसको पेटेंट करा सकता हूँ, ये मतलब मेरी टेक्नोलॉजी होगी जो मैंने जिस पे काम किया है, एंड दिस इज़ माई थिंग। अब अगर किसी भी कंपनी को ये बना के बेचना है, ये प्रोडक्ट बना के बेचना है ना, कोई कंपनी कॉपी करना चाहती है इसको, तो उसको मेरे को रॉयल्टी देना पड़ेगा, क्योंकि पेटेंट तो मेरे पास है, ठीक है, समझ में आ गया। पेटेंट मेरे पास है, इसलिए उसको मेरे को रॉयल्टी देना पड़ेगा। तो यही है पेटेंट। अब इसमें क्या है, इसमें अमेंडमेंट किया गया है पेटेंट रूल्स में। अब इसमें क्या किया है, फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फीस जो है उसकी वो रिड्यूस कर दी गई है बाय 80%, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर कोई पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे मान लो आईआईटीज़ में, आईआईटीज़ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, तो वो अगर कोई पेटेंट के लिए अप्लाई करता है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए जो अभी तक यूज़ नहीं हो रही इंडिया में, तो उनके लिए जो फ़ी है, पेटेंट फ़ी जो होती है वो 80% से रिड्यूस कर दी गई है, ठीक है। तो पेटेंट्स मैंने आपको बता दिया, वैलिडिटी कितनी होती है, 20 साल की, है ना। तो इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, 20 साल की, समझ में आ गया। सो गाइस, ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। और जो हमारा का ये जिसके लिए हम डेली एमसीक्यूज जो हैं वो अगले लेक्चर में आ जाएंगे, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। फॉर मोर सच कोर्सेज यू कैन लॉग ऑन टू www.thelemonway.com and please leave us a review on Google, and also explore our YouTube where we have a lot of static topics, videos on static topics which you can study from. तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।